नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का हमारे साइंस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है, दुर्ग चल रहे हैं, राजस्थान के दुर्ग। पिछले टॉपिकों में मैं राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट करवा चुका हूं लगभग और राजस्थान के संप्रदाय जो है संत एंड संप्रदाय भी समाप्त करवा चुका हूँ। अब अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के दुर्ग। पहले मैंने गागरोन के दुर्ग के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। अब अपने पास टॉपिक आया है नया, एक और दुर्ग लेके आया हूँ, बहुत शानदार दुर्ग लेके आया हूँ। यह दुर्ग आप लोगों के सामने स्क्रीन पर बना हुआ है प्यारे बच्चों। यह दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। रणथंभौर का दुर्ग आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अब रणथंभौर के दुर्ग का, जैसा कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है, जो ये दुर्ग है प्यारे बच्चों, इस दुर्ग का यदि अपन वास्तविक नाम देखते हैं, इस दुर्ग का यदि अपन वास्तविक नाम देखते हैं तो इस दुर्ग का वास्तविक नाम रणपुर नजर आता है। क्या नजर आता है? इसका वास्तविक नाम यदि अपन देखें तो इस दुर्ग का वास्तविक नाम रणपुर था। क्या था प्यारे बच्चों? रणपुर था। और रणपुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या था? रणपुर था। और इस रणपुर का वास्तविक नाम या रणपुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रणपुर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है रण की घाटी। रण की घाटी अर्थात ऐसा दुर्ग जो रण की घाटी में बसा हुआ हो, ऐसा दुर्ग जो रण की घाटी में बसा हुआ हो, उसे क्या कहा गया? रणपुर कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अर्थात ऐसा दुर्ग जो रण की घाटी में बसा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? रणपुर कहा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। इसी पे कुछ और, रण की घाटी पर बसा हुआ दुर्ग हो उसे ही क्या कहा गया? रणपुर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों कि इस दुर्ग का नाम रणथंभौर कैसे पड़ा? इस दुर्ग का नाम रणथंभौर कैसे पड़ा? तो जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ये पहाड़ी दिख रही है इस जगह, ये मैं पेन के निशान से यहां पे डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये आपको पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी को यदि अपन देखते हैं तो इस पहाड़ी का नाम क्या था? इस पहाड़ी का नाम था स्तंभ। इस पहाड़ी का नाम क्या था? स्तंभ। आगे बात समझ में? जो ये पहाड़ी है, अर्थात जिस पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है, जिस पहाड़ी के ऊपर प्यारे बच्चों यह दुर्ग बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? स्तंभ बताया गया है। जिस पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम क्या बताया गया है? स्तंभ बताया जाता है। क्लियर होगी बात? तथा इसके नीचे की साइड बराबर में, इसके नीचे की साइड यहां बराबर में आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है, ये इसके नीचे की साइड बराबर में जो एक पहाड़ी है उसका नाम बताया जाता है रण। उसका नाम क्या बताया जाता है? रण बताया जाता है। अर्थात इसके नीचे जो बराबर में पहाड़ी है उसका नाम क्या बताया जाता है? रण बताया जाता है। तथा जिस पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी को क्या नाम दिया जाता है? स्तंभ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? स्तंभ नाम दिया गया है। और इन दोनों शब्दों को यदि मिला दिया जाए, यदि इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इन दोनों शब्दों को मिलाने पर क्या शब्द बन जाता है? रण स्तंभ बन जाता है। क्या बन जाता है? इन दोनों शब्दों को मिलाने पर क्या बनता है? रण स्तंभ शब्द बनता है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों शब्दों को मिलाने पर क्या बनता है? रण स्तंभ शब्द बन जाता है। और यही रण स्तंभ शब्द आगे जाके किस में तब्दील होता है? रणथंभौर में तब्दील हो जाता है। आगे जाके किस में तब्दील होता है? रणथंभौर में तब्दील हो जाता है। क्लियर हो गई बात? यह है हमारा रणथंभौर। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठता है कि अब प्रश्न क्या उठता है? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा
अब क्या प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों कि इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यह सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो अलग अलग विचारक तथा अलग अलग तथ्य, अलग अलग शब्द कहते हुए नजर आते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण इसने करवाया, इस दुर्ग का निर्माण इसने करवाया। कोई कहता है चौहानों ने करवाया, कोई कहता है गुहिलों ने करवाया, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन यदि सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण देखते हैं तो सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण क्या बताया जाता है। तो सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण सन 994 ईस्वी में, कब है प्यारे बच्चों, सन 994 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव के द्वारा करवाया गया था। रणथंभदेव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण सन 994 ईस्वी में करवाया गया तथा रणथंभदेव के द्वारा 994 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम रणथंभौर रख दिया गया। उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया, रणथंभौर रख दिया गया। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात। इस प्रकार से सन 994 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव के द्वारा करवाया गया था तथा उन्हीं के नाम पर आगे जाके इस दुर्ग का नाम रणथंभौर रख दिया गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या होता है, इस दुर्ग पर कालांतर में चौहान वंश का शासन होता है। कालांतर में यदि अपन देखें तो इस दुर्ग में हमारे को चौहानों का शासन नजर आता है। कहा जाता है कि अजमेर के एक शासक हुए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर के एक शासक हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज चौहान, क्या नाम था पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम, गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम क्या था, गोविंदराज चौहान बताया जाता है तथा गोविंदराज चौहान के द्वारा सन 1994 में, कब प्यारे बच्चों, सन 1994 में, सन 1994 में, सॉरी सन 1194, 1900 नहीं, सन 1194 ईस्वी में इस दुर्ग के अंदर चौहान वंश की क्या रख दी जाती है, नींव रख दी जाती है। तो सीधा प्रश्न आता है कि चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो चौहान वंश की जो नींव रखी गई थी वह किसके द्वारा रखी गई थी, वह गोविंदराज चौहान के द्वारा रखी गई थी, सन 1994 में रखी गई थी। गोविंदराज चौहान के द्वारा रखी गई थी और किसके द्वारा रखी गई थी, 1994 में रखी गई, किसके द्वारा, गोविंदराज चौहान के द्वारा रखी गई थी। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में। अब यदि अपन आगे चलते हैं, आगे इस दुर्ग के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यह दुर्ग जो है वह रण नाम की घाटी, रण और पुर के नाम से जाना जाता है। इसका मूल नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रण की घाटी कहा जाता है इसका शाब्दिक अर्थ। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात। अब कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण जिस
जिस पर्वत श्रृंखला पर किया गया उसे स्तंभ कहा जाता है। जिस पर्वत के ऊपर किया गया उस चोटी का नाम क्या बताया गया? स्तंभ बताया गया। तथा इसी दुर्ग के पास में एक और पर्वत श्रृंखला जिसका नाम रण बताया जाता है। तो इन दोनों को मिलाने पर यह रण स्तंभ बन गया। इन दोनों को मिलाने पर यह क्या बन गया? रण स्तंभ बन गया। और आगे जाके यही रणथंबोर के नाम से जाना गया। आगे जाके यही दुर्ग किस नाम से जाना गया? रणथंबोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब यदि अपन देखें कि इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इस दुर्ग का निर्माण का सबसे अधिक प्रमाणित जो तथ्य है वह रणथंभदेव बताया गया है। इस दुर्ग का निर्माण का सबसे अधिक प्रमाणित जो तथ्य है वह रणथंभदेव के द्वारा बताया गया सन 1994 ईस्वी में। सन 1994 ईस्वी में रणथंभदेव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सन 994 ईस्वी में 994, 1900 नहीं, आई रियलाइज 994 अर्थात 994 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव के द्वारा करवाया गया था। 994 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? रणथंभदेव के द्वारा करवाया गया और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? रणथंबोर रख दिया गया। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब यदि अपन और आगे चलने का प्रयास करते हैं, अब यदि अपन और आगे चलने का प्रयास करते हैं तो आगे अपन देखें, आगे देखें तो यहां पर हमारे को कुछ पोल नजर आ रही है। यहां पर हमारे को कुछ पोल नजर आ रही हैं जो कि रणथंबोर दुर्ग की पोलें हैं। क्या है? रणथंबोर दुर्ग की पोलें हैं। क्लियर हो गई बात? जैसा कि आप लोगों को यहां पर ये पोल नजर आ रही है, पहली की पहली पोल है, ये पहली पोल है। ये पहली पोल आप लोगों को नजर आ रही है रणथंबोर के दुर्ग पे। पहली जो पोल है उस पोल का नाम नौलखा पोल कहा जाता है। लोहा पोल भी कहते हैं बहुत से इसको। नौलखा पोल भी इसको कहते हुए नजर आते हैं। तो पहली जो पोल है प्यारे बच्चों वह कौन सी है? लोहा पोल है, जो कि रणथंबोर दुर्ग की प्रथम पोल के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन देखें तो इसके अंदर, अब यदि अपन देखते हैं तो इसके अंदर थोड़ा आपको जूम कर देता हूं मैं। इसके अंदर आप लोगों को ये एक और अंदर की साइड एक पोल और नजर आ रही है। अंदर की साइड एक और पोल आप लोगों को नजर आ रही है। एक पोल तो ऊपर की जो पहली पोल है वह लोहा पोल है, तथा इसके अंदर ही एक और आप लोगों को पोल नजर आ रही है। इस पोल का नाम क्या है? यह जो पोल है इस पोल को कहा जाता है तोरण दरवाजा। क्या कहा जाता है? तोरण दरवाजा। क्या कहा जाता है इस पोल को? इस लोहा पोल के अंदर वाली पोल को क्या कहा जाता है? तोरण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? अब तोरण दरवाजा जो है वह क्या है? तो तोरण जो दरवाजा है प्यारे बच्चों वह 3 दरवाजों का समूह है। तीन दरवाजों का समूह है। 3 दरवाजों का समूह तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। 3 दरवाजों का समूह तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 3 दरवाजों का समूह जो कि रणथंबोर दुर्ग के अंदर स्थित है वह किसके नाम से जाना जाता है? वह तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तथा मुगलों के समय अर्थात मुसलमानों के समय यही दुर्ग अंधेरी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। सॉरी, यही जो पोल है, ये अंदर की जो तोरण पोल है, मुसलमानों के समय यही पोल अंधेरी पोल के नाम से या अंधेरी दरवाजे के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी? अंधेरी दरवाजे के नाम से जानी जाती थी।
क्लियर हो गई बात। मुसलमानों के समय यही दरवाज़ा, जो तोरण दरवाज़ा है, यह मुसलमानों के समय किस नाम से जाना जाता था? अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना जाता था। फिल्म क्लियर हो गई बात। पहली पोल है लोहा पोल, उसके पश्चात आती है तोरण पोल। जो तोरण पोल है प्यारे बच्चों, यह 3 दरवाजों का समूह है। कितने दरवाजों का समूह है? 3 दरवाजों का समूह बताया जाता है। कौन सा? तोरण पोल। क्लियर हो गई बात। तथा इसके पश्चात यदि अपन आगे चलें तो यही तोरण दरवाजा मुसलमानों के समय अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज अपन देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत शानदार झरना बह रहा है प्यारे बच्चों, तथा यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमारे को एक और पोल नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? एक और पोल हमारे को देखने को मिल रही है, अर्थात एक और दरवाजा हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और दरवाजा हमारे को देखने को मिल रहा है और बढ़िया सा परकोटा बना हुआ है, और परकोटे के साथ साथ यहाँ पे पानी की, शीतल पानी के झरने भी बह रहे हैं। शीतल पानी के झरने भी बह रहे हैं, और यहाँ पर कुछ शिलालेख भी देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। यह जो तीसरी पोल है प्यारे बच्चों, यह जो तीसरी पोल आप लोगों के सामने नजर आ रही है, यह जो तीसरी पोल नजर आ रही है, इस पोल का नाम है सूरज पोल। क्या नाम है? सूरज पोल है। क्लियर हो गई बात। इस पोल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सूरज पोल। यहां लिख देता हूं, क्लियर दिखेगा। इस पोल का नाम क्या बताया गया है? सूरज पोल बताया जाता है। क्लियर है बात। यदि एग्जाम में आता है तो सीधा आंसर काला कर दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को यहां पे एक छतरी नुमा आकृति नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? छतरी नुमा आकृति नजर आ रही है, और बढ़िया से यहां पर वाटर के हीटर लगे हुए हैं, टंकियां लगी हुई हैं फर्स्ट क्लास। यहां पे भी टंकियां लगी हुई हैं, खजूर का पेड़ उगा हुआ है शानदार, और पीछे बढ़िया ग्रीनरी दिख रही है। शानदार, एकदम से जबरदस्त लुक आ रहा है यहाँ पे। यदि अपन इसको देखें तो ये क्या है? यदि अपन प्यारे बच्चों इसका अध्ययन करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। इसका नाम है जोगी महल। इसका नाम क्या है? जोगी महल, जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। इसका नाम क्या है? जोगी महल है, जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। क्लियर होगी बात। इस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस महल का निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। चौहान शासकों के द्वारा किसके द्वारा करवाया गया था? चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण? जोगी महल का निर्माण। क्लियर होगी बात। अब कौन से चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्लियर है। चलो अपन चलते हैं। इस जोगी महल का निर्माण किस लिए करवाया गया था? इस जोगी महल का निर्माण साधु संतों अर्थात ऋषि मुनियों के रहने के लिए करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया था? ऋषि मुनियों के लिए करवाया गया था। क्लियर हो गई बात। तथा वर्तमान में जो ये जोगी महल है, जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है, वर्तमान में जो ये जोगी महल है जो रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है, यह किस प्रयोग में आता है? यह प्रयोग में आता है जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्टों के लिए रहने के लिए यह स्थान बनाया गया है।
वर्तमान में जितने भी पर्यटक आते हैं रणथंबोर दुर्ग में घूमने के लिए, तो पर्यटकों की विश्राम स्थली के रूप में वर्तमान में यह जोगी महल प्रसिद्ध हो रखा है। तो अभी वर्तमान में इसका क्या यूटिलाइज है? पर्यटकों के लिए। पर्यटकों की क्या है? विश्राम स्थली है। सीधा एग्जाम में आता है कि वर्तमान में जोगी महल क्या प्रयोग में आता है, तो यह पर्यटकों की विश्राम स्थली के रूप में प्रयोग में आता है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर हमारे को एक छतरी सी नजर आ रही है। ये छतरी दिख रही है बाकायदा, ये छतरियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 ये छतरियां बनी हुई हैं। ये जो छतरी है प्यारे बच्चों, यह छतरी कहां पर स्थित है? रणथंबोर के दुर्ग में स्थित बताई गई है। अब इस छतरी का क्या नाम है? इस छतरी को हम बत्तीस खंभों की छतरी कहते हैं। कितने खंभों की छतरी कहते हैं? 32 खंभों की छतरी बताई गई है। क्लियर हो गई बात? इस छतरी की यदि अपन जमीन से लेकर आसमान तक लंबाई देखते हैं, तो यह जमीन से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक इस छतरी की लंबाई लगभग 50 फीट है। कितनी है? लगभग 50 फीट इसकी लंबाई बताई जाती है। क्लियर है बात? तो लगभग 50 फीट इसकी लंबाई बताई जाती है और यह 32 खंभों की छतरी है। यह जो छतरी है जेत सिंह की छतरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह जो छतरी है प्यारे बच्चों, यह जेत सिंह की छतरी के नाम से भी प्रसिद्ध बताई जाती है। क्लियर हो गई बात? जेत सिंह की छतरी के नाम से भी यह छतरी प्रसिद्ध बताई जाती है। इस छतरी का निर्माण, इस छतरी का जो निर्माण करवाया था, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस छतरी का जो निर्माण करवाया, इस छतरी का जो निर्माण करवाया किसने करवाया? हमीर चौहान के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता जेत सिंह की स्मृति में। इस बात को याद रखिएगा। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? हमीर चौहान के द्वारा करवाया गया था। यह जो छतरी है यह 32 खंभों की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 50 फीट है तथा इसके साथ साथ यह जेत सिंह की छतरी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में प्यारे बच्चों? अब यदि अपन और आगे चलते हैं, ये अपन आगे चल गए। जैसे ही अपन आगे चल रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे को कुछ ये महल नुमा आकृति बनी हुई नजर आ रही है। यहां पे आप लोगों को कुछ महल नुमा आकृति बनी हुई दिख रही है। यहां पर आपको कुछ ये महल, यहां पर आपको कुछ ये महल नुमा आकृति बनी हुई नजर आ रही है। ये दिख रहा है आपको यहां पे महल, ये महल नुमा आकृति नजर आ रही है। इस महल का नाम क्या है? इसका नाम है अधूरा स्वप्न महल। अधूरा स्वप्न महल क्या है? अधूरा स्वप्न महल। इस अधूरे स्वप्न महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राणा सांगा की एक पत्नी थी, हाड़ी रानी कर्मावती। तो राणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती। राणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती। यहां लिख देता हूं मैं, कर्मावती। राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या बताया गया? कर्मावती। इस कर्मावती को एक सपना आता है।
कर्मावती को एक सपना आता है और उस सपने में वह कोई महल बनाती हुई नजर आती है। तो उसी के आधार पर रानी जो कर्मावती है वह रणथंबोर के दुर्ग में एक महल का निर्माण करवाती है, लेकिन यह महल पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए इस महल को अधूरा महल या अधूरे स्वप्न के महल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से ये कौन सा महल हो गया? अधूरा महल या अधूरे स्वप्न के महल के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे अपने को यहां पर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति नजर आ रही है। भगवान गणेश जी की एक मूर्ति नजर आ रही है, और जब गणेश जी की अपन मूर्ति नजर आ रही है तो इस मूर्ति पे आप लोगों को 3 नेत्र नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों? 3 नेत्र नजर आ रहे हैं। एक नेत्र ये रहा, एक नेत्र ये रहा और एक नेत्र ये रहा। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर गणेश जी भगवान की मूर्ति नजर आ रही है, जो कि त्रिनेत्र गणेश जी बताए जाते हैं। कौन से गणेश जी बताए जाते हैं प्यारे बच्चों? त्रिनेत्र गणेश जी बताए जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिनेत्र गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश जी यहां पर बनाए दिखे हुए हैं। इन त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर का निर्माण कालांतर में चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि रणथंबोर के दुर्ग पर अंततः चौहानों का ही राज था। तो कालांतर में चौहान शासकों के द्वारा ही इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? चौहान शासकों के द्वारा ही इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? लेकिन जो त्रिनेत्र गणेश जी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण किसी के द्वारा नहीं करवाया गया। लोक मान्यता के अनुसार प्यारे बच्चों यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि लोक मान्यता के अनुसार जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं वह जमीन में से चट्टान पर अपने आप उकरे थे, अर्थात जमीन को फाड़कर चट्टान रूपी अपने आप बाहर निकले थे। क्लियर हो गई बात? यह त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं पूरे विश्व में एक ही बताए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक हैं। हर जगह गणेश जी की मूर्ति में 2 आंखें नजर आती हैं। हर जगह आप देखें तो गणेश जी की मूर्ति में 2 आंखें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति में 3 आंखें नजर आ रही हैं, जो कि प्राकृतिक हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा अपने आप पनपी हैं। इनका निर्माण, इनकी मूर्ति का निर्माण किसी के द्वारा भी नहीं करवाया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि इंसान की कारीगरी के माध्यम से भारत में या विश्व में किसी जगह त्रिनेत्र गणेश जी हो, लेकिन अगर इनके अलावा कहीं और है तो वह मनुष्य की कारीगरी के आधार पर ही बनाए गए हैं। उसका निर्माता कोई न कोई मनुष्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में, किस रूप में प्यारे बच्चों? प्राकृतिक रूप में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वह रणथंबोर के दुर्ग में ही स्थित है। राजस्थान में ये मान्यता है, जब किसी की शादी होती है, या पुरुष की शादी होती है या महिला की शादी होती है, तो पुरुष पक्ष की तरफ से और महिला पक्ष की तरफ से, अर्थात दोनों की तरफ से जो पहली चिट्ठी भेजी जाती है, अर्थात पहला आमंत्रण पत्र भेजा जाता है, वह रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश जी के घर ही भेजा जाता है कि हे गणपति बाबा, आप हमारे घर में पधारना और रिद्धि सिद्धि को साथ लेके आना, जिससे हमारे घर में अन्न धन का भंडार बना रहे और हमारी जो शादी है, हमारे घर के अंदर जो शादी है वह सकुशल पूरी हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए। इस प्रकार की दुआ वहां पर गणेश जी के मंदिर में जनता जाके करती है, और जो हमारे गणेश जी महाराज हैं उनकी दुआ को 101% स्वीकार करते हैं तथा उनकी समस्या का वो समाधान कर देते हैं। जैसे ही गणेश जी को पूजने के लिए, नौतने के लिए जनता जाती है, गणेश जी उनके नौते अनुसार अपने अंश रूप में उनके घर जरूर पधारते हैं, और उनके शादी का जो भी प्रोग्राम होता है उसे सकुशल उनको निपटारा करते हैं, और शांति से उनके घर में शादी हो जाती है। यह बिल्कुल सत्य घटना है कि अंश रूप में भगवान गणेश जी वहां पर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पेज पे अगर अपन चलें
ये नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं तो यहां पर हमारे को श्री श्याम जानकी धाम लिखा हुआ है, राम जानकी धाम लिखा हुआ है, और यहां पर इस जगह यहां पर हमारे को एक मंदिर दिख रहा है। यहां पर हमारे को एक मंदिर नुमा आकृति नजर आ रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहां पर एक मंदिर नुमा आकृति नजर आ रही है। यह मंदिर नुमा आकृति क्या है? यह मंदिर नुमा आकृति क्या है? यह जो मंदिर है प्यारे बच्चों, यह शिव जी का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कि हमीर चौहान के आराध्य देव बताए गए हैं। हमीर चौहान के आराध्य देव बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? हमीर चौहान के आराध्य देव के रूप में ये जाने जाते हैं। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? जो कि हमीर चौहान के आराध्य देव के रूप में ये यहाँ पर पूजे जाते हैं। कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है, सन 1301 का कार्यकाल होता है, जो कि रणथंबोर के दुर्ग का पहला साका कहलाता है। तो रणथंबोर के दुर्ग पर जब आक्रमण करता है तो कहा जाता है कि जब रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण होता है तो आक्रमण के समय, रणथंबोर के दुर्ग पर जब आक्रमण होता है तो आक्रमण के समय क्या होता है? तो आक्रमण के समय निम्न तथ्य सामने आता है। और कौन सा तथ्य सामने आता है प्यारे बच्चों? निम्न तथ्य सामने आता है, और वह तथ्य यह होता है कि रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है, युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में हमीर चौहान केसरिया नहीं होते हैं, और अंततः हमीर चौहान इसी शिव मंदिर में जाकर अपनी गर्दन को चढ़ा देते हैं। यह वही शिव मंदिर है जिसमें हमीर चौहान ने स्वयं की गर्दन काटकर भगवान शंकर को भेंट कर दी थी। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब अपन आगे चलते हैं। आगे चले तो यहां पर हमारे को कुछ तालाब सा दिख रहा है। ये तालाब दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये तालाब है, और इस तालाब में कुछ वीरांगनाएं हैं जो पानी के अंदर डूब रही हैं, और यहां से एक वीरांगना पानी के अंदर छलांग लगाती हुई दिख रही है, पानी के अंदर छलांग लगाती हुई दिख रही है। और जो ये तालाब है, इस तालाब का नाम है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब। इस तालाब के बारे में जैसे कि आप लोगों को यहाँ महिलाओं के कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक रानी है जो कि इस तालाब के अंदर कूद रही है। यहाँ पर भी 2-3 दासियां और रानियां हैं जो इस तालाब के अंदर डूबती हुई नजर आ रही हैं। ये क्या है? जब अलाउद्दीन खिलजी सन 1301 के आसपास रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है, जब रणथंबोर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी सन 1301 में आक्रमण करता है, तो आक्रमण के दौरान ही क्या होता है? तो आक्रमण के दौरान जब रानियों के पास खबर पहुंचाई जाती है कि राजा जी केसरिया हो गए हैं, अर्थात हमीर देव चौहान केसरिया हो गए हैं, तब हमीर देव चौहान की रानी, इनका नाम है रंग देवी, तथा हमीर देव चौहान की पुत्री देवल दे, जिसको पद्मा भी कहा जाता है, रंग देवी तथा देवल दे इस कुंड के अंदर, इस जल कुंड के अंदर या इस तालाब के अंदर कूद के अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं, अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। और जो ये कूदती हैं, इस प्राणों को अपना त्याग करती हैं, यह जल दोहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? जल जोहर के नाम से जाना जाता है।
यह किस नाम से जाना जाता है? जल जौहर के नाम से जाना जाता है। रणथंबोर के दुर्ग का जो साका सन 1301 में हुआ था, रणथंबोर के दुर्ग का जो साका सन 1301 में हुआ था, यह राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? और इसमें क्या होता है, हमीर जो चौहान है, हमीर जो चौहान है वो तो केसरिया होते हैं। हमीर देव जो चौहान है वो तो केसरिया हो जाते हैं, तथा हमीर देव चौहान तो केसरिया हो जाते हैं, तथा रानी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल देव, उनकी पुत्री देवल दे, जो कि इतिहास में पद्मा के नाम से भी जानी जाती है, इतिहास में पद्मावती के नाम से भी जानी गई। एक पद्मावती प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी थी, और एक पद्मावती रणथंबोर के दुर्ग में भी बताई जाती है, जो हमीर देव चौहान की पुत्री बताई गई है, जो हमीर देव चौहान की पुत्री के नाम से जानी गई। ये दोनों की दोनों माँ बेटियां इस पद्मा तालाब के अंदर कूदकर अपने प्राणों का न्योछावर कर देती हैं। ये दोनों की दोनों माँ बेटियां रंग देवी और देवल दे दोनों की दोनों इस जल कुंड के अंदर कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं, और यह रणथंबोर के दुर्ग का पहला साका तथा राजस्थान के इतिहास का भी पहला साका बताया जाता है। रणथंबोर के दुर्ग का जो साका है वह राजस्थान के इतिहास का पहला साका बताया जाता है। यह है पहला साका राजस्थान का, जो कि रणथंबोर के दुर्ग में हुआ था, जिसमें एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी थे और दूसरी तरफ कौन थे? हमीर देव चौहान थे। एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी थे और दूसरी तरफ कौन थे? हमीर देव चौहान बताए जाते हैं। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अब यदि अपन आगे चलने का प्रयास करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो यदि अपन साके की श्रेणी में जाते हैं तो सामरिक दृष्टि से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि सामरिक दृष्टि से राजस्थान का पहला साका कौन सा है जिसमें ज्यादा जान माल पाल की हानि होती है। तो यदि सामरिक दृष्टि से अपन देखते हैं तो पहला साका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका 1303। सामरिक दृष्टि से, अर्थात प्रश्न की प्रकृति को पकड़ना प्यारे बच्चों, और प्रश्न की प्रकृति को पकड़कर ही आंसर देने का प्रयास करना, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दे देना। प्रश्न पढ़ना, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उसी के आधार पर, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उसी के आधार पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुछ और पूछना चाह रहा है और आप लोग रटी रटाई थ्योरी के आधार पर आंसर कुछ और दे रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सामरिक दृष्टि से कौन सा शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा है, या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान का प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा है, और वहां पर जो आक्रांता होता है वो भी अलाउद्दीन खिलजी होता है, लेकिन उधर शासक कौन होता है? रतन सिंह जी होते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन इधर यदि अपन देखें कि डायरेक्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला शाखा कौन सा है, तो प्यारे बच्चों राजस्थान का जो पहला शाखा है वह पहला शाखा कौन सा कहलाया? राजस्थान का पहला शाखा रणथंबोर के दुर्ग का पहला शाखा कहलाया। क्लियर हो गई बात? जो कि जल जौहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रांता था और उधर कौन थे? हमीर देव चौहान वहां के शासक थे। तो हमीर देव चौहान तो केसरिया हो जाते हैं, तथा रानी रंग देवी तथा उनकी पुत्री देवल देव जल जौहर कर लेती है, और इन दोनों को मिलाकर साका कहलाता है। लेकिन रानी रंग देवी और देवल देव के पास गलत खबर पहुंचती है कि राणा केसरिया हो गए, लेकिन वास्तव में राणा केसरिया नहीं हो पाते हैं। वह युद्ध होने के पश्चात वापस महल में लौट के आते हैं और आके देखते हैं कि रानी और उनकी प्यारी पुत्री जल में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर चुकी है। और इस बात से जो राणा हमीर चौहान जो होते हैं वह बहुत परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और अपने इष्ट देव भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन को काटकर न्योछावर हो जाते हैं। इस प्रकार से रणथंबोर के दुर्ग में सन 1301 में कौन सा शाखा हुआ था? पहला शाखा हुआ था, जो कि राजस्थान के इतिहास का भी पहला शाखा ही बताया जाता है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों को यहां पर एक तो कब्र दिख रही है, क्या दिख रही है, एक कब्र देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यहां पर एक दरगाह भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, एक दरगाह भी देखने को मिल रही है। जो ये दरगाह है यह मुस्लिम फकीर सदीदुद्दीन की दरगाह बताई जाती है। सदीदुद्दीन की दरगाह बताई जाती है। मुस्लिम संत सदीदुद्दीन की दरगाह यह बताई जाती है जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। मुस्लिम संत सदीदुद्दीन की दरगाह बताई गई जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित बताई जाती है। संत सदीदुद्दीन की दरगाह बताई जाती है। सदीदुद्दीन की दरगाह बताई गई जो कि रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। यह एक मुस्लिम संत बताए गए हैं। इसके साथ साथ रणथंबोर के दुर्ग में हमारे को एक छतरी भी देखने को मिलती है जो कि एक खंबे की छतरी है। इस प्रकार से एक खंबे की छतरी बताई गई है। एक खंबे की छतरी रणथंबोर के दुर्ग में हमारे को देखने को मिलती है। जो एक खंबे की जो छतरी है प्यारे बच्चों, वह एक खंबे की छतरी किसकी छतरी बताई जाती है, वह एक खंबे की जो छतरी है रणथंबोर के दुर्ग में देखने को मिलती है वह स्वान की छतरी बताई जाती है। किसकी छतरी बताई जाती है, स्वान की छतरी के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गई बात। स्वान की छतरी के रूप में रणथंबोर के अंदर एक दुर्ग में छतरी बताई गई, रणथंबोर दुर्ग के अंदर, जो कि स्वान की छतरी के नाम से जानी जाती है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, अर्थात कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है, रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है जो कि एक खंबे की छतरी बताई गई है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात। अब अपने पास आता है रणथंबोर के दुर्ग में होने वाला साका, जो अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। जो रणथंबोर के दुर्ग का साका है प्यारे बच्चों, वह अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई बात। इसके साथ ये आप लोगों को पढ़ाया और कैसा लगा बताइएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं तथा नेक्स्ट क्लास में इस रणथंबोर का जो पूरा का पूरा जो साका होता है उस साके को डिटेल से बाकायदा ग्राफिक्सों के चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आप लोग हमारे टारगेट को प्लस कर सके। हमारे टारगेट को माइनस नहीं करना है, हमारे टारगेट को प्लस करना है, जिससे आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सुपरवाइजर बन सकें और सन 2021 की जो विज्ञप्ति आई हुई है इसमें जो टॉपर्स निकल सकें वह हमारे ही कोचिंग संस्थान से निकल सकें। इसलिए अगले चैप्टर के अंदर या अगले वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों मैं एक शानदार इन्हीं को वापस लेके आऊंगा रणथंबोर को, जिसमें साके के बारे में शानदार और गहराईता से डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।